हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास की फिजिक्स। 11th क्लास की फिजिक्स हो चाहे 12th क्लास की फिजिक्स हो, यानी अगर फिजिक्स हो तो फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं, और जब भौतिक विज्ञान के अंदर न्यूमेरिकलों को सोल्व करते हैं तो यार उसमें बेसिक मैथमेटिक प्रयोग होता है, यानी मैथ्स का प्रयोग होता है। आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो इसी मुद्दे पे बात होगी कि वे कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैक्सिमम टाइम प्रयोग होते हैं, यानी अधिकांश रूप से प्रयोग होने वाले गणित के वे कौन से सूत्र है जो हम फिजिक्स में प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में वो बात करूंगा, यानी फॉर्मूले को तुम्हें बताऊंगा और साथ ही साथ फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो आओ शुरू करते हैं स्टार्टिंग। जो सबसे पहले फॉर्मूले हैं बीजगणित के। बीजगणित सब लोग जानते हैं, बीजगणित को अच्छे तरीके से इसको अलजेब्रा कहते हैं। बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला सूत्र जो प्रयोग होता है फिजिक्स में वो होता है a + b का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab। यानी फिजिक्स पढ़ने से पहले वो सारा मैथ हमारे से आना चाहिए जो मैथ फिजिक्स में प्रयोग होता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना केवल ये नहीं है डेफिनेशन याद कर लेना, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, और जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, डेरिवेशन करोगे तो उसमेमें मैथ्स का जरूर प्रयोग होगा। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है मैथ्स के, वे आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो पहला सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एक दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, वो है a² + b² - 2ab। जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, तुमने यहाँ देखा होगा अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। ये हमारा पहला। दूसरा ये एक सूत्र ये होता है a + b के होल क्यूब। ये क्या है भाई, इसका फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये होता है a - b की होल क्यूब। सब जगह माइनस लगा देंगे, -b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है पांचवा a³ + b³ का। जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, ये तो होल क्यूब है, ये अलग अलग की क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला होगा a + b बाहर और ब्रैकेट में a² + b² - ab। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा प्रयोग होता है फिजिक्स में a³ - b³ का, वो होता है a - b और ये a² + b² + kab। जरा सब बच्चे तो ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस है तो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो बाहर माइनस है और अंदर प्लस है। ओके, एक जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो जिंदगी में हमेशा काम आता है, एक फॉर्मूला ये भी है, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है a² - b² का। ये होता है a + b × a - b। क्लियरिटी अब मैं इसमें तो तुम्हें फॉर्मूले को लगा के दिखाता हूं किसी में। जब हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर या निरक्षपर क्षेत्र निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, अगर कहीं ऐसा आ जाए एग्जांपल के तौर पर, अगर कहीं ऐसा आता है r + l का होल स्क्वायर होली। हेलो सब बच्चे बोर्ड पे देखो, इन फॉर्मूले के इस तरह के टाइप के सवाल है, या यूं कहूं कि ये फॉर्मूले फिजिक्स के जब फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से खुलते हैं। तो खोलते कैसे हैं, जैसे मुझे दिखाई दिया r + l का होल स्क्वायर, तो मैं यहां समझ गया कि ये हमारे a है, ये हमारा b है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा फॉर्मूला a² + b² + 2ab। यानी जहां पर हम a b बोलते थे अब वहां r और l बोलेगा। r और l की जगह कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला जरूर प्रयोग होगा फर्स्ट यूनिट में, तुम देखना जरूर इसको। तो ये हमने अप्लाई करा। एक फॉर्मूला और प्रयोग होता है, ये नीचे वाला, इसको दिखाता हूं लगा के। जैसे कहीं लिखा है r² - l²। तो जरा सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, r² - l² यानी a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या आता है, एक बार दोनों जोड़कर ब्रैकेट में और एक बार दोनों घटाकर, यानी a + b × a - b। ये है इन सूत्रों को प्रयोग करने का तरीका। इन सूत्रों को हम कैसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बीजगणित में जो आता है हमारा, वो आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है एक बार मैं उसको बताता हूं। द्विघात समीकरण का बेसिक क्या है, इसने कहा कि एक ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है
क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें बताऊं तो जैसा कहीं लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इसका यूज कैसे करना है यार, हमें द्विघात समीकरण के फैक्टर करने हैं, मतलब द्विघात समीकरण के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद इसको सोल्व करना है, यानी इसके x के मान निकालने हैं। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2, तो इसमें x के 2 मान होंगे, x के उन 2 मानों को मूल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे से आना चाहिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना आना चाहिए, ज्ञात करना हमारे से आना चाहिए। वो मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं x के वे दो मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, जो समीकरण को संतुष्ट करे उसे कहते हैं मूल, संतुष्ट करे उसे मूल कहते हैं। यानी x की कोई 2 वैल्यू आएगी, वे वैल्यू ही समीकरण की क्या कहलाती है? मूल कहलाती है। तो हमारे से क्या आना चाहिए? हमारे से इसके मूल ज्ञात करने आने चाहिए। तो दरअसल हम इसके मूल ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वह श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। यानी श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये हमसे आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फिजिक्स में डेरिवेशन करते समय, अपनी तो बड़ी क्लासों में डेरिवेशन करते समय कई जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है। उस द्विघात समीकरण के जब हम फैक्टर करते हैं या यूं कहूं कि मूल ज्ञात करते हैं, तो उस समय हमें ये श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना पड़ता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ श्रीधराचार्य का सूत्र होता क्या, कैसा है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं इसी सवाल में लगा के दिखाता हूँ। क्या है भाई, खुद से पर सूत्र लिख लो, x = -b + √b² - 4ac बटे में कितना 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस वाले फॉर्मूले, x² + 5x + 6 = 0। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्त। जो यहाँ पे लिखी हुई संख्या है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, उसको तो a कहते हैं, a = 1, b बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है 5 और c बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है 6। यानी a b c के मान ज्ञात करने बड़े आसान है। जो पहले x² की गुणा में लिखी हुई संख्या है वो a, जो x की गुणा में लिखी हुई संख्या है वो 5 यानी b, और जो अचर पद है जिसमें x नहीं आता उसे हम c कहते हैं। अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला है x = -b + √b² - 4ac बटे में कितना 2a। ये मान, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारा बनने वाला है x = b की वैल्यू कितनी है 5 ± √b की वैल्यू कितनी है 5, ये आ गया हमारा 5 का वर्ग 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 2 गुना a की वैल्यू है 1। x = -5 ± √5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 से कितने होते हैं 24 डिवाइड बाई कितना 2, 2 एकम 2। x = -5 ± √25 में से 24 गए तो 1 बचा डिवाइड बाई कितना 2। x = -5 ± 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे में 2। तो यहाँ से दो संयोग बनते हैं, यहाँ बीच में प्लस माइनस दो चिन्ह आए ना, एक बार बीच में प्लस लेने पर और एक बार बीच में माइनस लेने पर। तो इसको हम सोल्व करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। एक प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और यहाँ हम लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। कहाँ लेने पर? बीच में। x बराबर यहाँ पर क्या है -5, बीच में प्लस दिया तो प्लस 1/2, तो ये आ गया -4/2, तो कटकर कितना आ गया -2। तो x बराबर -2 पहला मूल आ गया। यहाँ पे देखो x बराबर -5, बीच में कहीं का चिन्ह है माइनस का, 1/2, तो ये आ गया हमारा -6/2, 2 दिया 6, x बराबर -3। यानी द्विघात समीकरण के अगर हम श्रीधराचार्य से फैक्टर करते हैं तो फैक्टर इस तरीके से होंगे। फॉर्मूला ये है, ये एक समीकरण है, ये इसका एग्जाम्पल है। एक बार इतना नोट करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, ये तो हमने तुम्हें कैसे फैक्टर करके दिखाए, श्रीधराचार्य से। हम इसके फैक्टर गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, उससे भी तुम्हारे से आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक समीकरण होती है जिसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं इस विधि से, तो अगर वो विधि नहीं लगा पाते, मतलब गुणनखंड विधि से हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहूं कि गुणनखंड विधि से हम मूल नहीं निकाल पाते, तो फिर श्रीधराचार्य लगाते हैं।
तो गुणनखंड विधि क्या है, पर इसको भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी वही x के दो मान निकालने का ये भी एक तरीका है, ये भी तुम्हारे से आना चाहिए। क्या है भाई तरीका, यहाँ पर क्या है 1, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, पहले आखिरी गुणा करो, तो गुणा करके मन में कितना आ गया 6, 6 एकम 6। तो फिर क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है 5, इसके दो टुकड़े करने, इसके दो भाग करने, पहले और आखिरी की गुणा करो और बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करो। अगर यहाँ जोड़ के है तो जोड़ के तो 5 ही आवे और गुणा करके 6। तो जरा देखिए एक बार, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 जोड़ के तो 5 ही आता है और 3 और 2 की गुणा करके 6 आता है। तो हमने क्या करा, टुकड़े कर लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुणा कर लो, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मान लो मैं इसके टुकड़े करने, टुकड़े करने मतलब मूल ज्ञात करने। एक तरीका तो अभी सिखा, सीधे धराचारी से कर लेना, उससे तो सभी हो जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड ये भी है, सीधे धराचारी है, एक लंबी विधि है, परंतु शॉर्ट विधि ये भी है। क्या है भाई इसका तरीका, पहले और आखिरी गुणा करो, पहली संख्या कितनी है 1, आखिरी संख्या कितनी है 6, तो 6 एकम 6, मन में आ गए 6। जो बीच की संख्या है इसके ऐसे दो भाग करो कि इन दोनों को जोड़कर तो 5 ही आए, यानी बीच वाली संख्या है, और गुणा करके वो आए जो हमने लिया था। देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, और गुणा करके 3 दूनी 6। 5 के टुकड़े 1 प्लस 4 भी तो 5 ही है, 1 और 4 जोड़ के 5 आ गया, लेकिन 4 एकम 4 गुणा करके 6 तो नहीं आया ना, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 6। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आ गया, तो x प्लस 3, देखो यहाँ का एक x चला गया तो यहाँ पे x ही बचा, यहाँ से x चला गया तो यहाँ 3 बचा। देखो 2 से 6 कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लो, x की जगह x, यहाँ का 2 चला गया तो x बचा, प्लस की जगह प्लस, और 2 तिया 6। जरा ध्यान दो, ये और ये इन दोनों में से कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ का x प्लस 3 चला गया तो क्या बचा x, यहाँ का x प्लस 3 चला गया तो क्या बचा 2। इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 2 बराबर 0। इसको भी करने का वही तरीका है, एक बार x प्लस 3 बराबर को 0 रख दो और एक बार x प्लस 2 को बराबर 0 रख दो। x की जगह x, जब 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर से इधर जाते हैं तो चिन्ह बदलता है, यहाँ क्या है प्लस तो इधर हो जाएगा माइनस, तो x का पहला मान कितना आ गया -3। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, इधर जाकर -2, तो x का दूसरा मान आ गया -2। पहली बार जब मैं सोल्व करा था तब भी यही आ रहा था और अब भी यही आ रहा है। एक बार इसको नोट करेंगे, कितना नोट करें एक बार, जितने फॉर्मूले तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो भी लिखवा रहा हूं, वो सब नोट करते हुए चलेंगे। और फॉर्मूले जस्ट लिखवाने रहा दोस्त, उसको अप्लाई भी करके दिखा रहा हूं कि फॉर्मूले अप्लाई होते कैसे, यानी फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, इस बीजगणित में एक चीज और आती है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, उसका भी काफी जगह प्रयोग होता है, बाइनोमियल थ्योरम का, उसको भी एक बार देखेंगे। द्विपद प्रमेय होती क्या है, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। अच्छा एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ इसका बेसिक मीनिंग क्या है। अगर मान लो तुम्हें कहीं करना पड़े x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कर दोगे वो रहा फॉर्मूला। अगर तुम्हें कहीं करना पड़े x प्लस 1 की होल क्यूब, तो ये रहे फॉर्मूले। अगर तुम्हें कहीं करना पड़े x प्लस 1 की होल 4, तो एक बार स्क्वायर कर दो, फिर एक बार स्क्वायर कर दो, फिर गुणा कर दो। लेकिन अगर तुम्हें कहीं करना पड़े x प्लस 1 की होल 15, तो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मुझे x प्लस 1 की होल 15 निकालना पड़े तो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका समाधान हम करते हैं द्विपद प्रमेय से। यानी जब होल पावर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका समाधान हम किससे करते हैं, द्विपद प्रमेय से। ये पावर कुछ भी हो सकती है, 15, 20, 25, -15, -3, कुछ भी हो सकती है। यानी जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 प्लस x की पावर n होता है 1 प्लस nx बटे फैक्टोरियल a जमा n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसा लिखा दिखता है, कई बार ऐसा। तो आज मैं इस तरह का लाऊं प्लस, ये हमारा क्या है, द्विपद प्रमेय का सूत्र है, द्विपद प्रमेय का प्रसार है। और अगर बीच में माइनस आ जाए x 1 माइनस x की पावर n, तो ये अल्टरनेटिव क्रम हो जाएंगे 1 माइनस nx बटे फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और फिर माइनस। ये है हमारा द्विपद प्रमेय का प्रसार। पहली बात जानने वाली क्या है, फैक्टोरियल क्या है। जैसे मैं लिखूं ऐसा करके, एक इसको बोलते हैं 1
फैक्टोरियल। ये क्या होता है, जैसे हमें निकालना पड़े एक फैक्टोरियल क्या है, ऐसे लिखते हैं एक, दो फैक्टोरियल क्या है 2 गुना 1, 3 फैक्टोरियल का मान निकालना पड़े तो 3 गुना 2 गुना 1, अगर 4 फैक्टोरियल का मान निकालना पड़े तो देखो 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, अगर हमें 5 फैक्टोरियल का मान निकालना पड़े तो 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी घटाते जाना है 1 तक पहुंचना है। अगर मुझे 6 फैक्टोरियल निकालना पड़े तो कैसे निकाल लेंगे, 6 फैक्टोरियल 6, 5, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, जो गुणा करके आएगा वो आंसर होगा। तो ये है फैक्टोरियल निकालने का तरीका। कोई दिक्कत है? अब मैं तुम्हें इससे एक फॉर्मूला करके दिखाता हूँ, एक सवाल सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कहीं लिखा 1 प्लस एक्स की घात 2, तो 1 प्लस एक्स की घात 2 को इससे सोल्व करना है। तो एक बार इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अगर 1 प्लस एक्स की घात n होता तो क्या होता, 1 प्लस एन एक्स बटे फैक्टोरियल जमा n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म में जो आएगा x की पावर 3। तो हमें सोल्व किसको करना था, इससे 1 प्लस एक्स की घात 2 को, तो आ जाएगा 1 प्लस n की जगह कितना है, देखो n की जगह 2, x की जगह x, और बटे में फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1, जमा n की जगह कितना है 2, 2 माइनस 1 बटे में फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2 एकम 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 प्लस ये कितना हो गया 2x प्लस ये हो गया 2 गुणा 1 बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये तो 2 है, 2 में से क्या 1 बचा, बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2x प्लस ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। यानी 1 प्लस एक्स की घात 2 का जो फॉर्मूला खुलेगा वो इस तरीके से खुलेगा। अगर तुम यही फॉर्मूला अप्लाई करके खोल लो, अगर तुम यही सवाल को उस फॉर्मूले को अप्लाई करके सोल्व करते हो तब भी यही आने वाला है। देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल ले, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो देखो क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है यहाँ 1 और b का मान कितना है x, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मिला लो यही आ रहा है, 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है। यानी ये फॉर्मूले कब तक है, जब तक घात लिमिटेड है, जब तक पावर लिमिटेड है तो हम ये फॉर्मूले से खोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें लग सकता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अगर इसकी पावर n की जगह 2 ना होकर 20 होती तो फिर क्या करते, फिर लगानी पड़ती मजबूरी में क्या, बायनोमियल थ्योरम। तो यह है द्विपद प्रमेय का बेसिक प्रयोग। द्विपद प्रमेय को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। मैंने कहा द्विपद प्रमेय का सूत्र ये है, द्विपद प्रमेय का सूत्र क्या है ये, इस सूत्र को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैंने बड़े छोटे सवाल में इसको अप्लाई करके दिखाया कि 1 प्लस एक्स की घात 2 में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमने पहले फॉर्मूले में देखा 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, अब n का मान तो आ गया ना, n का मान पहले तो n था ना फॉर्मूले में, अब n तो नहीं रहा, n का मान कितना आ गया 2, तो n की जगह 2 रख दिया, x की जगह x रख दिया। एक फैक्टोरियल है, ये हमारा क्या है एक फैक्टोरियल, तो इसको एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है। आगे बढ़ो, प्लस की जगह प्लस, n की जगह 2, 2 माइनस 1 बटे में 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान भी 2 एकम 2 होता है। यहाँ फैक्टोरियल 2 का मान 2 रख दिया, इनटू में क्या चलता है एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करा और सोल्व करने के बाद यही आ गया। उसके बाद मैंने तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाया कि जो बायनोमियल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से मैंने प्रसार किया है, द्विपद प्रमेय से जो फॉर्मूला खोला है वो फॉर्मूला वही है जो हम अगर ये लगाकर इसको सोल्व करते तब भी आंसर वही आता। ये मैंने कैसे सोल्व करा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ये कैसे सोल्व करा है, द्विपद प्रमेय से। देख लो कंपैरिजन करके, दोनों बात एक ही है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी तुम्हें याद रखना है, इसको एक बार नोट करेंगे। इसमें एक स्पेशल केस होता है जो तुम्हारे काम आने वाली बात है, उसको भी एक बार लिख लेना। ये क्या लिखवाया मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखवाया ना, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स बटे फैक्टोरियल जमा n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसने कहा यदि एक बहुत बड़ा हो x से तो एक्स स्क्वायर की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, यही होगा प्रयोग फिजिक्स में। हम कई बार ऐसा करेंगे कि इसका मान इससे बहुत बड़ा है इसलिए इसकी घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर जो भी बड़ी बड़ी घात है एक्स स्क्वायर, अगले टर्म में क्या होगी एक्स की पावर 3, उससे अगले टर्म में एक्स की पावर 4, उनको छोड़ देंगे तो केवल ये दो टर्म होगी 1 प्लस
nx अपॉन फैक्टोरियल a, ये है सूत्र। ये कब अप्लाई करना है? जब इस वाले का मान इससे बहुत बड़ा हो। जब इसका मान इससे बहुत बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी उच्च घातों को छोड़ देंगे। जैसे टर्म तो पता नहीं कहाँ तक जानी, n पदों तक जानी है, टर्म तो n पदों तक जानी है, लेकिन x की पावर n तक आना है। लेकिन हम क्या करेंगे, बड़ी घातों को छोड़ देंगे। कब? जब ये केस बनेगा। और फिजिक्स में यही केस बनता है द्विपद प्रमेय का। जब द्विपद प्रमेय को अप्लाई करते हैं तो हम प्रसार करेंगे और प्रसार करके ये बात कहेंगे कि पहले वाला बड़ा है दूसरे वाले से बहुत ज्यादा, इसलिए दूसरे वाले की कुछ घातों को छोड़ने पर, या यूं कह देंगे कि ये बहुत छोटा है, x का मान बहुत छोटा है, तो इसकी बड़ी घातों का मान और भी छोटा होगा, इसलिए इसको छोड़ने पर। ये हम करने वाले हैं। इस बात को जहन में बिठा लो, ये फिजिक्स में अप्लाई है। क्लियरिटी आ गई? एक बार इसको नोट करेंगे। यहां से आगे जो बात आती है वो बड़ी सिंपल है और बेहद यूज होने वाली बात है, क्योंकि फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा यूज होती है। वो है लोग की कुछ प्रॉपर्टीज, लघु गुणक के लोग की प्रॉपर्टीज। लोग के वे कैसे होते हैं भाई? देखो याद रखना दोस्त, पहला फॉर्मूला लोग में ये होता है लोग a बटे b, यानी लोग a बटे b क्या होता है भाई? लोग a माइनस लोग b, log a माइनस log b। यहाँ आधार में ही होता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। दूसरा एक प्रॉपर्टी होती है log की गुणा में, log a गुणा b क्या होता है? वो होता है log a प्लस log b, log a प्लस log। नेक्स्ट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास। अगर कहीं लिखा log x की घात m, यानी पावर में अगर कुछ लिखा है तो log की प्रॉपर्टी है पावर गुणा में आ जाएगी और बचा खाली log x, पावर में आ जाएगी, पावर जो है गुणा में आ जाएगी और बचा खाली कितना? log x। ये कुछ लोग की बेसिक प्रॉपर्टीज है जो बार बार प्रयोग की जाती है, इनको भी एक बार नोट करेंगे। इसमें और भी कुछ खास बात होती है, जैसा कहीं आने लगे, जैसे हमारा बेस है कितना? log आधार x है, यहाँ पे आधार कितना है? e। अगर इसको 10 बेस में बदलते हैं, इसको बनाते हैं log 10 बेस x, इस बेस को बदलते हैं, बेस को e से 10 बनाते हैं तो 2.303 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम log e वाले बेस में 2.303 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है 10। ये मैक्सिमम तो केमिस्ट्री में प्रयोग होता है। तुम केमिस्ट्री के 12th में जब जाओगे तो पहला चैप्टर पढ़ोगे रासायनिक बलगति, तो वहाँ बहुत काफी यूज होता है इसका। हम बेस बना के चलते हैं कितना? 10। फिलहाल मैंने इनको बता दिया कि अगर बेस कितना हो e तो उसको 10 में अगर कन्वर्ट करना हो तो कहीं से गुणा करते हैं? 2.303 से। एक छोटा सा कंसेप्ट हो आता है, यदि a तथा b दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना हो, समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा हमारा, वो होगा a प्लस b बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। a और b दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? उनका माध्य होगा a प्लस b बटे 2। अगर दो संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे भाई? उसका फॉर्मूला होगा √AB। ये याद रखना, फिजिक्स में बहुत प्रयोग होता है। बार बार हम कहेंगे इनका मध्य लेने पर, इनका मध्यमान लेने पर, तो मध्यमान जब लेने की बात आएगी तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। किसी का भी मध्यमान लेना हो, मान लो मुझे x और y का मध्यमान लेना है, x और y का मध्यमान, तो क्या होगा भाई? x और y दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, आ गया मध्यमान। हम फिजिक्स में जब भी कहेंगे मध्यमान निकाल लो, तो मध्यमान निकालने का मतलब a प्लस b बटे 2। मध्यमान दो तरह के होते हैं, एक तो समांतर और एक गुणोत्तर। अगर गुणोत्तर कहेंगे तो √AB, अगर समांतर कहेंगे तो a प्लस b बटे 2। इसको भी एक बार नोट करेंगे। चलिए, ये था हमारा बीजगणित कि बीजगणित के क्या क्या फॉर्मूले हैं, वे कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमें यूज करने पड़ते हैं फिजिक्स में, जो हमें कहाँ यूज करने पड़ते हैं? फिजिक्स में। अब मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। त्रिकोणमिति के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं? तुमने सुना भी होगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी प्रयोग होने वाली चीज है। क्या कहा हमने? कहा सबसे पहला होता है पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय याद कर लो सब बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज की संरचना ऐसी है, मान लो इस एंगल को मैं अगर थीटा मान लूं तो ये एंगल हमारा है 90 डिग्री। ये नीचे वाली जो भुजा है इसको हम आधार कहते हैं, नीचे वाली भुजा का नाम क्या है? आधार। तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो खड़ी हुई भुजा है इसका नाम होता है लंब, इसको हम एल कहते हैं, और जो तिरछी भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं के। यानी समकोण त्रिभुज की तीन अलग अलग भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं के अपने नाम हैं। एक का नाम आधार है, एक का नाम लंब है और एक का नाम कर्ण है। क्लियरिटी आ गई? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद कर लो, कर्ण कितना है हमारे यहाँ? के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी याद करो, ये भी काफी प्रयोग होता है। यूज कहाँ होगा? ये यूज होगा फर्स्ट यूनिट में ही, जब हम निकाल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर या अक्ष पर। क्या निकाल लेंगे? निरक्ष पर क्षेत्र। तो क्या प्रयोग होगा इसका, उसको बना के दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर कहीं ऐसा आ गया, मान लो ट्रायंगल बना हुआ इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आर है, और तुम्हारे से कहूँ तो ये ज्ञात करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ज्ञात करो, कुछ नाम दे दो उसको, ये ए है, ये सी है, ये पी है, ऐसा कोई बिंदु है। तो कैसे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको अप्लाई करो यहाँ पे, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो जो एपी भुजा है, एपी का जो स्क्वायर है वो एपी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एपी बराबर कितना आ जाएगा? एपी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम देखना फिजिक्स में ये कहीं ना कहीं प्रयोग होगा, किसी न किसी डेरिवेशन में यही सेम चित्र होगा, सेम वैल्यू होगी, सब कुछ सेम होगा, और तुम्हें वहां टीचर कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान ज्ञात करो, तो ऐसा अप्लाई करना। ये कर्ण ही तो हुआ यार, ये कर्ण ही तो हुआ। कर्ण का मान हमारा यहाँ कितना है? मैंने ए भी बोल दिया, तो कर्ण की जगह ए भी रख दिया। यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, यही तो फॉर्मूला है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारा? आधार तो हमारा एल है ना, लंब कितना है हमारा आर, तो ये हमने अप्लाई करा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज आती है कि निष्पत्तियों का त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध, निष्पत्तियों का त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध, यानी त्रिभुज की भुजाओं के साथ निष्पत्तियों का संबंध क्या? निष्पत्ति कोण साइन, दूसरी निष्पत्ति कोस, फिर तीसरी टेन, फिर निष्पत्ति आती है कोट, फिर आती है सेक, फिर आती है कोसेक। अगर हम इसको त्रिभुज में इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे? इनके फॉर्मूले आने चाहिए। तो याद कर लेंगे, एक बार तुमने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ एक चित्र, लाल बटे का तुमने सुना होगा, बड़ा सिंपल है, एल ए एल के ए। इससे हम इसको याद करते हैं, ये साइन, ये कोस, ये टेन, फिर ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ये सेक और ये कोसेक, इसका नाम है कोट। तो स्टार्ट करो। अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन होगा लंब बटे कर्ण, बहुत बार प्रयोग होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस का बताओ? ए बटे के आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब, इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये है निष्पत्तियों का भुजाओं के साथ संबंध निकालना। कहीं पर मैं कहूँ टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा तुम्हें बताया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियरिटी आ गई? एक बार इसको भी नोट करें। चलिए, ये जो मैं बोर्ड पे लिखा है अभी, ये सब प्रयोग होने वाला है। सब कुछ तुम देखोगे कि यूज हो रहा है फिजिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं यूज होगा ये। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये वैल्यू बहुत प्रयोग होती है। तुमने पूरी सारणी पढ़ी हुई 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। हमको ये ऐसे लिख रही है, साइन 0 का मान 0 होता है,
साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। कोस के कैसे याद करेंगे? कोस को याद करना बड़ा सिंपल तरीका है। तुमने साइन 0 से स्टार्ट किया था ना, अब की बार कोस को 90 से स्टार्ट करो। कोस 90 उल्टा करो। कोस 90 के बाद क्या आता है? कोस 60। कोस 60 के बाद क्या आता है? कोस 45। कोस 45, कोस 90, कोस 60, कोस 45। फिर उल्टा चल रहे हैं, उल्टा पहले 90 आएगा, फिर 60, फिर 45, फिर क्या आएगा? 30। यहाँ पे आएगा कोस 30 और नीचे क्या आएगा? कोस 0। कोस 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वही कोस 90 की है, जो साइन 30 की है वही कोस 60 की है, जो साइन 45 की है वो कोस 45 की है, जो साइन 60 की है वो कोस 30 की है, और जो साइन 90 की है वो कोस 0। यानी अगर तुम्हें साइन याद है तो कोस अपने आप याद है। बात करते हैं टेन की। टेन की वैल्यू कैसे याद करेंगे? टेन क्या होता है? एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको भी याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको अप्लाई करिए ऊपर यहाँ पे। अगर मैं टेन 0 की वैल्यू निकाल लूं, टेन 0, तो टेन 0 क्या होगा भाई? साइन 0 को कोस 0 से भाग कर दो। साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। देख पा रहे हो? कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं टेन 30 की वैल्यू निकाल लूं, तो टेन 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? साइन 30 को कोस 30 से भाग कर दो। साइन 30 को कोस 30 से, साइन 30 बटे कोस 30। तो साइन 30 कितना होता है बताइए? 1/2। और कोस 30 कितना बताया? √3/2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1/√3। यानी ऐसे अगर हमें साइन की सारी वैल्यू याद है कोस की, तो उससे टेन भी बन जाता है। और यहाँ तक हमें पूछना है, हमें पूरी साइन याद नहीं करनी सेक कितना होता है, कोसेक कितना होता है। बस यही कुछ चीज है, साइन, कोस और टेन, ये प्रयोग होते हैं फिजिक्स के अंदर। अगर तुमने इसको ध्यान से समझ लिया, एक लाइन याद कर ली, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, उल्टा कर दो। तुमने स्टार्टिंग 0 से कर दी, 90 से कर दो। कोस 90 का वही है साइन 0 का है। जब तुम्हें साइन कोस का याद होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कभी भी जीवन में जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम टेन का निकाल सकते हो, ऐसा हम मान सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। कुछ और फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो प्रयोग होते हैं, जैसे साइन 2 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी प्रयोग होता है। वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जैसे मैं इसका यूज करके दिखाऊं, साइन 2a तो क्या होगा भाई? 2 साइन a इंटू कोस। यहाँ कुछ भी आए, क्लियरिटी आ गई। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है कोस 2 थीटा। अब याद रहे, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का ही दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का ही तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिचुएशन बताओ कौन सा कब प्रयोग होगा? ये कुछ फॉर्मूले। एक फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन a प्लस b का काफी प्रयोग होता है। वो होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। बहुत सिंपल, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। और अगर कहीं पर आ जाए साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे भाई? ये चूका तू लिखा जाएगा, बस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कोस का। कोस a प्लस b का सूत्र क्या होगा भाई? कोस a प्लस b का सूत्र बड़ा सिंपल है। क्या है भाई? दोनों कोस एक साथ, कोस a इंटू कोस b माइनस साइन a इंटू साइन b। कोस a इंटू कोस b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो अंदर माइनस आया है, और अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो अंदर क्या आएगा? प्लस। ये अंतर आ। ये भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम्हें 24 घंटे याद होना चाहिए। कब? जब हम फिजिक्स को पढ़ने चलेंगे। हम 11वीं की फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट की बात क्या है, बेसिक बात क्या है कि हम जब फिजिक्स को शुरू करेंगे तो उसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल आएंगे। अब मैं डेरिवेशन न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो मैं तुम्हारे से कहूंगा कि ये फॉर्मूला बताओ, या तुम अपने आप से भी कहोगे इसका सूत्र क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में सभी फॉर्मूले तुम्हारे से अप्लाई करने आने चाहिए, तुम्हें याद होने चाहिए, तभी जाकर फिजिक्स पढ़ने का मजा आएगा। कोई दिक्कत? एक बार नोट करें। ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब नया शुरू करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस
अवकल गणित ये है वो बेसिक बातें अवकल और समाकलन। अवकल और समाकलन गणित में होता क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये मैक्सिमम प्रयोग होता है फिजिक्स में। एक बार इसको अच्छे से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है, यदि कोई चल राशि y चल राशि x के बदलने पर बदलती है। मतलब अगर हम x को बदले तो y बदल जाती है, x को बदले तो y बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि y x पर डिपेंड है। यदि कोई चल राशि x के बदलने पर बदलती है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाई कि y जो है y x का फलन है। तो हम लिखते हैं कैसे इसको लिखते हैं y बराबर fx। तो यहां से हमें एक बात पता लगी, यदि हम x में चेंज करते हैं तो y में चेंज हो जाता है, x में चेंज करते हैं तो y में चेंज हो जाता है। अगर x में चेंज करने से y में चेंज होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि y नाम की जो राशि है चल वो x का फलन है, यानी x के बदलने से y बदलेगा, x के ना बदलने से y नहीं बदलेगा। तो अब हमारा सवाल ये होगा कि x में कितना चेंज करने से y में कितना चेंज होगा, ये हमें कौन जानकारी देगा? ये हमें जानकारी देगा अवकलज गुणांक। ये हमें कौन जानकारी देगा? अवकलज गुणांक क्या होता है एक बार उसको समझो। हमने कहा यदि x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन dx करने पर y के मान में सूक्ष्म परिवर्तन dy हो जाता है। तो dy बाई dx को x के सापेक्ष y का अवकलज गुणांक कहते हैं। तो यानी हमें अगर ये पता करना हो कि x के बदलने से y कितना बदलेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अवकलज गुणांक। तो अवकलज गुणांक निकालने के लिए सभी तरह के फलनों के सूत्र भी अलग अलग होते हैं। तो हमें उन सूत्रों की बात करनी है, किसका सूत्र क्या होता है। जैसे y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले लिया d/dx ज्ञात करो, किसका? x की पावर n का d/dx ज्ञात करो, यानी y का मान क्या है आपकी बार यहाँ x की पावर n। तो फॉर्मूला होगा n x की घात n माइनस। इसको एग्जांपल से समझो। अगर किसी क्वेश्चन में तुमने ऐसा देखा होगा 9th क्लास में भी, कहीं आगे x की पावर थी, इसका तुम्हें अवकलन करना है, तो क्या करेंगे भाई? ये फॉर्मूला क्या कहता है? घात को नीचे लेके आओ, 3x की घात 3 माइनस 1। देखो n को मैंने यहाँ रख दिया, ऊपर से 1 कम कर दिया, 3 है ना, 3 को यहाँ रख दिया, ऊपर से 1 कम कर दिया, तो क्या बनाएगा? 3x की घात। अगर और समझो, अगर हमें निकालना है d/dx x की पावर 4 का, तो क्या करेंगे भाई? बड़ा सिंपल है, x की पावर 4 है, 4 को नीचे उतार दो और ऊपर से 1 कम कर दो, 4 को नीचे उतार दो, ऊपर से 1 कम करो, n को नीचे उतार दो, ऊपर से 1 कम करो। तो ये है पहला फॉर्मूला। ओके, दूसरा सूत्र क्या है इसका? दूसरा सूत्र है, अगर कहीं पे ऐसा आ गया d/dx log x आ गया, तुम्हें करना पड़ा log x का, तो log x का फॉर्मूला होगा 1/x। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx अगर कहीं आ गया e की पावर ax, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा a e की पावर ax। याद रखो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि d/dx ये इसका एग्जांपल है। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कहीं आ गया e की पावर 2x, तो तुम क्या करोगे? 2 तो यहाँ लिख दोगे, ऊपर आ जाएगा e की पावर 2x। अगर कहीं e की पावर 2x आ गया, 2 को तो यहाँ लिख देंगे, ऊपर e की पावर 2x। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। अगर कहीं पर आ गया d/dx a की पावर x, तो इसका होगा a की पावर x log a। समझे हो? तो इस बात को ध्यान देंगे सब बच्चे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। क्या कहा मैंने कि d/dx अब की बात 2 की घात x है। पहले x की घात तो हो सकती थी, यहाँ पे 2 की घात x, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो 2 की घात x जो का तू और log 2, a की जगह बस 2 आ गया, a की जगह 2 आ गया। देखो a की घात x log a यहाँ और a यहाँ,
ऐसे 2 यहाँ और 2 यहाँ। ये है फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका, एक बार इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट और भी फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट बताता हूँ। अगर कहीं पे तुम्हें करना पड़े साइन एक्स का डी बटे डी एक्स, किसका, साइन एक्स का, तो उसका लिख देना कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स। यहाँ पे एक बात ऐड कर लो, मान लो यहाँ पे ए एक्स आ गया तो ए गुणा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एग्जाम्पल समझो। मान लो कहीं ऐसा है डी बटे डी एक्स साइन 5x, साइन 5x, तो 5 को तो बाहर निकाल दो और बाकी साइन का क्या होता है, कोस एक्स। समझे कि नहीं, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो हमने क्या करा, साइन एक्स के अंदर ए लगा दिया, ए की जगह यहाँ 5 है तो साइन एक्स का होगा कोस एक्स, लेकिन ए जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स का तो कोस एक्स होने वाला था भाई, साइन एक्स का तो कोस 5x होने वाला था, लेकिन 5 का क्या करें, 5 बाहर लिख दें। एक और समझो, जैसे कहीं डी बटे डी एक्स तुम्हें निकालना पड़े साइन 2x, तो यार समझो एक बात, साइन एक्स का तो कोस एक्स ही होगा, वो तो पक्की बात है। साइन एक्स का तो कोस एक्स होगा, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट कोस एक्स का देखो, डी बटे डी एक्स, कोस एक्स का सूत्र क्या होता है, कोस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। कोस एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, बस ये जो 2 है 2 गुना आ जाएगा। किसी भी कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्मूला डी बटे डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स। ये सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बटे डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर एक फॉर्मूला और है डी बटे डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला होगा सेक एक्स गुना में टेन एक्स। अगर हमें इसका अवकलन करना पड़े तो सेक एक्स गुना में टेन एक्स। और भी देख लेंगे, डी बटे डी एक्स अगर हमें कहना है कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का होगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, लेकिन कहीं का माइनस। और भी देख लेंगे, ये भी यूज होते हैं कहीं ना कहीं, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स, इनवर्स एक्स का होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और बहुत यूज होता है टेन इनवर्स का, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, उसका होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था अवकलन। इतना अवकलन हमारे साथ अगर आता है तो हम समझ जाओ कि फिजिक्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं पैदा होगी, क्योंकि इतना ही यूज होता है। एक बार सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि अलग अलग का अवकलन क्या होता है। अगर 2 फलन गुणा में आ गए तो उनका अवकलन कैसे निकालेंगे, एक बार इस बात को भी ध्यान देंगे। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर दी एक बार। अगर मैं तुम्हारे से कहूँ कि डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो तुम कहोगे 2 बाहर ऊपर से ही कम कर दो, 2 तो बाहर ऊपर से ही कम कर दो। अगर मैं तुम्हारे से कहूँ कि डी बटे डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, तो तुम कह दोगे कि साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ये तो है बेसिक पिछले वाला, लेकिन अब मैं मुद्दा क्या उठा रहा हूँ, मैं मुद्दा ये उठा रहा हूँ कि अगर कोई सवाल तुम्हारे पास ऐसा आता है y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसका क्या करोगे, क्योंकि इसमें तो दोनों गुणा में आ गए। नहीं, पहला अलग तरह का सवाल है और ये दूसरा अलग तरह का सवाल है। ये अलग तरह का सवाल है और ये अलग तरह का सवाल है। यानी जब 2 फलन गुणा में आते हैं तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूं कि मान लो एक फलन गुना दूसरा फलन, तो इसका अवकलन कैसे होगा। ध्यान दो बच्चों, पहले वाले की नकल, पहले वाला चूका तू डी बटे डी एक्स दूसरे वाला, यानी पहले वाले की नकल दूसरे वाले का अवकलन, फिर दूसरे वाले की नकल और डी बटे डी एक्स पहले वाला, दूसरे वाले की नकल डी बटे डी एक्स पहले वाला। देखो, पहले वाले की नकल दूसरे वाले का अवकलन, फिर उल्टा कर दो, दूसरे वाले को चूका तू लिख दो, पहले वाले का अवकलन कर दो। जैसा कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं दूसरा लिख के दिखाता हूँ, डी बटे डी एक्स यू और वी लिखा हुआ है, तो समझो पहले यू तो चुका तू, वी का अवकलन कर दो, वी का अवकलन कर दो प्लस वी चुका तू, और फिर भाई किसका, यू का अवकलन कर दो।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी फॉर्मूले से मैं सवाल करके दिखाता हूं जो मैंने लिया था अभी कि y बराबर कहीं आ गया x स्क्वायर sin x, तो क्या करेंगे? तो यही करेंगे जो अभी करते हैं। क्या तरीका है भाई? इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, पहले को जुगा दूं और d बटे dx दूसरे वाला प्लस दूसरे वाला जोगा दो और d बटे dx पहले वाला। समझे नहीं क्या? पहले वाले की नकल दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले की नकल पहले वाले का अवकलन। एज सिंपल एज करो भाई, एक्स स्क्वायर तो जुगा दो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। अभी बताया थोड़ी देर पहले, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स जुगा दो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है देख के बताओ, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। आंसर पहले वाले की नकल। कुछ लोग सोचे साइन का क्यों नहीं कर रहे? अरे साइन का अवकलन नहीं करना, जुगा तो लिखना है। अवकलन किसका करना है? जो d बटे dx के अंदर लिखा है। क्लियरिटी आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी एक फॉर्मूला है अवकलन में जो हमसे आना चाहिए लगाना, कि किस तरह से अप्लाई करते हैं इसको। मैं तुम्हारे लिए होम के लिए छोड़ के देता हूँ कुछ सवाल। तुम्हें करना है x की पावर -3 का, तुम्हें करना है e की पावर 5x का, तुम्हें करना है log 2x का। ये खुद से सारे फॉर्मूले लिखवाए। तुम्हें करना है sin 4x का, ये घर से करके देखना है cos 3x का, तुम्हें करना है tan 2x का, और तुम्हें करना है tan इनवर्स x का, और तुम्हें करना है x स्क्वायर इंटू कोस एक्स का, और तुम्हें करना है e की पावर x इंटू कोस एक्स का। और एक सवाल और लिखेंगे, तुम्हें करना है x स्क्वायर इंटू कोस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x। ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें घर से ट्राई करना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें e की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा, log वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और एक और करके देखना 3 की पावर x। ये 3 की पावर x वाला फॉर्मूला भी लिख के दिखाया है। इस वीडियो को देखना और इन सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना। एक बार करना, नोट करना। नेक्स्ट, ये तो था अवकलन गणित। इसका ये जस्ट अपोजिट होता है, सब बोलते हैं समाकलन गणित। समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं, जो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है क्या? समाकलन गणित। समाकलन गणित क्या होता है भाई? समाकलन का मतलब क्या है? समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे अवयवों को जोड़ना समाकलन कहलाता है। छोटे छोटे अवयवों को जोड़ना समाकलन कहलाता है। एक बात, यह समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। यहाँ तक कि सबको बात क्लियर है? ओके। इसका प्रतीक क्या होता है भाई? इसका प्रतीक होता है इंटीग्रेशन dx। जहां भी ऐसा लगा होगा, ये इस तरह का निशान लगा होगा, समझ जाना वहां हमको समाकलन करना है। हमने तुम्हें भी क्या बताया? समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो एक बार मैं अवकलन की बात करूं, अगर मैं कहीं कहूं d बटे dx log x, इसका क्या होता है 1/x। तो समाकलन उल्टा कैसे हुआ? अगर जीवन में तुम्हारे पास कहीं ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x किसका अवकलन था? log x का। तो इसका आंसर log x होगा। बात समझो क्या कहा हमने? जो अवकलन करने के बाद आता है उसका होता है समाकलन, और समाकलन करते ही अवकलन बन जाता है। देखो समझो, log x का अवकलन करा, log x का क्या करा? अवकलन। log x का अवकलन करते ही क्या बन गया 1/x, और अगर तुम 1/x का समाकलन कर दो तो वही आ जाएगा शुरू में था। जैसा तुमने कहीं करा d बटे dx tan इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समाकलन में क्या करना पड़ेगा? अगर समाकलन में कहीं ऐसा आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका होगा tan इनवर्स x। क्योंकि इसका अवकलन ये आया ना, तो अवकलन जो आता है उसका समाकलन कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा जो पहले था। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कह रहा हूं? तुमने कहीं देखा था d बटे dx tan x का क्या आता है भाई? वो tan x का आता है sec स्क्वायर x। तो जब समाकलन करेंगे, अगर कहीं sec स्क्वायर x है तो उसका हो जाएगा tan x। यानी जो अवकलन का रिजल्ट था ना, जितने फॉर्मूले अवकलन के थे उनका जो उस रिजल्ट का समाकलन कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा शुरू में लेके चले। जैसा कहीं तुमने देखा होगा d बटे dx sec x का अवकलन क्या करा था हमने अभी? sec x का अवकलन करा था sec x इंटू tan x। ये देखना तुम फॉर्मूले को, sec x का अवकलन क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो भाई sec x इंटू
tan x का समाकलन क्या होगा, खाली sec x होगा, क्योंकि इसका अवकलन ये होता है, इसका समाकलन करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। क्लियरिटी आ रही है? ओके। इस तरह बनते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इसलिए मैंने कहा कि अवकलन का उल्टा होता है, और इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है जो तुम्हारे से आना ही आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n इंटू dx। ये तुम्हारे से आना चाहिए, ये तुम्हारे से आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है भाई? x की घात n का फॉर्मूला होगा x की घात में 1 जोड़ दो और जो आएगा उससे ही भाग कर दो। याद कर लो दोस्त, x की पावर में 1 जोड़ दो, उससे ही भाग कर दो। ये समाकलन, जैसे कहीं आगे x की पावर 2 का समाकलन करो तो बड़ा सिंपल, घात में 1 जोड़ दो और जो आएगा उससे ही भाग कर दो। घात में 1 जोड़ा कितना हो गया, 3, जो है उससे भाग कर दिया 3। ये होता है समाकलन करने का तरीका। ये प्रयोग होगा फिजिक्स में। एक और प्रयोग होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। अगर sin x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो माइनस के cos x, और एक प्रयोग होगा cos x। cos x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो प्लस के sin x। और तुम देखना अवकलन में उल्टा है, अवकलन में उल्टा है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अवकलन में अप्लाई होते हैं, समाकलन में अप्लाई होते हैं। और समाकलन को मैंने एक लाइन में लपेटा कि भाई वो अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन का जो परिणाम है, अवकलन के सूत्रों का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट का अगर तुम समाकलन कर दोगे तो वापस वही बन जाएगा, शुरू में लेके चलेंगे। जैसे अगर tan इनवर्स का अवकलन होता है ये, तो इसका समाकलन कर दो, tan इनवर्स x बन जाएगा। क्लियरिटी आ रही है? हमें ये याद चाहिए, ये तुम्हारे सामने चाहिए। घात कुछ भी हो सकती है, घात कुछ भी हो सकती है। क्लियरिटी आ गई? इसको एक बार देखते हैं। देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है। समाकलन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। ये भी सब बच्चों से आना चाहिए। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन मतलब जिसमें लिमिट देकर, जैसा मान लो अभी ये क्वेश्चन था, इसमें कहूँ 2 से 3 तक, लिमिट क्या है 2 से 3, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर मैं केवल एक्स स्क्वायर को लेकर चलूँ तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा 1 जोड़ दो घात में और उससे ही भाग कर दो, 1 जोड़ दो घात में और उससे ही भाग कर दो। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी हुई है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक। तो कैसे सोल्व करेंगे, उसकी पावर कितनी होगी 3, नीचे कितना हो गया 3, और ये हमारा आ गया 2 से लेके 3 तक। बात समझ में आ रही? अब क्या करें भाई, अब ये करना है, ये सीखना है तुम्हें, लिमिट कैसे बढ़नी है। लिमिट बढ़नी है कि जहां पहले x था वहां 3 रख दो, तो ये बन गया 3 की पावर 3/3 माइनस, फिर बाद में नीचे वाली लिमिट रख दो, तो 2 की पावर 3/3। समझ में नहीं आया? हमने कहा कि पहले ऊपर वाला मान माइनस फिर नीचे वाला मान, x की जगह। यहाँ ऊपर कितना है 3, तो यहाँ x की जगह पहले 3 रखा, बीच में अपनी तरफ से माइनस लगाया, फिर x की जगह 2 रखा। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 से तो 3 कट गया, यहाँ पे 3 3 9, ये 2 3 8 8/3, हल करेंगे आंसर। और एक करके, एक और करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन हो, कहीं लिखा a से b और वहां पे लिखा sin x, या इसकी लिमिट बोल लो, जैसे कहीं लिखा 45 डिग्री और यहाँ पे लिखा 60 डिग्री। ये डिग्री में देगा π/4 देगा और इसको देगा π/3, डिग्री में कर देगा। क्लियरिटी आ गई? लिमिट क्या होगी π/4 से π/3। किसका करना है, sin x का इंटू dx। देखो जरा सोचो यार, sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस के cos x। sin x का क्या होता है, माइनस के cos x, माइनस को बाहर ले लिया। लिमिट कहां से कहां तक, π/4 से π/3। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री और π/4 मतलब 45 डिग्री। ओके, माइनस बाहर, पहले x की जगह ये रखो, क्या आ गया हमारा cos π/3 माइनस, फिर x की जगह ये रखो तो क्या आ गया cos π/4। ओके, माइनस की जगह माइनस, cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2। हल करेंगे आंसर। ये होता है हमारा निश्चित समाकलन, जिसमें हमें लिमिट भरनी पड़ती है। तो क्या करना है, सिंपल तरीके से पहले समाकलन ही करना है, सिंपल तरीके से पहले समाकलन ही करना है, और लास्ट में अंत में क्या करना है, अंत में हमको जो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इस तरह से इसे कहते हैं निश्चित समाकलन। आज की वीडियो में जानने का प्रयास करा कि बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, समाकलन, अवकलन के कुछ बेसिक फंडामेंटल क्या है या बेसिक सूत्र क्या है जो फिजिक्स में प्रयोग होते हैं। इस वीडियो को आराम से देखना, नोट्स बनाना, सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखना और उनको अप्लाई करना भी सीखना। मैंने बीच बीच में तुम्हें 2-4 फॉर्मूले अप्लाई भी करके दिखाए हैं, इनको मेमोराइज करना और तब जाकर फिजिक्स को स्टार्ट करना, और उसको पढ़ने का और फिर पढ़ाने का अंदाज
और मज़ा भी अलग होगा। इसलिए सबसे पहले हमने जब 11वीं की क्लास की फिजिक्स शुरू करने ही जा रहे थे, करने जाने से पहले ही हमने तुमको बता दिया कि यार ये है वे सारे फॉर्मूले जो बीच में तुम्हें प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही रहा कि तुम इनको सबसे पहले याद करो, इनको अप्लाई करना सीखो, और फिर हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।